एवरीवन, वेलकम टू द 10th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज हम देखने वाले हैं हर्ष डायनेस्टी, जिसका एक और नाम भी है पुष्यवती डायनेस्टी। पुष्यवती डायनेस्टी इसका पहला नाम है। उसके बाद हर्ष डायनेस्टी नाम पड़ा जब पुष्यवती डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट किंग पैदा होते हैं जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, जिनका ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है। पुष्यवती डायनेस्टी पहले कहाँ पर थी? सबसे पहले वह आज के मॉडर्न टाइम में जो हरियाणा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र राज्य के अंदर एक जगह है जिसका नाम है थानेसर। उस जगह पर पुष्यवती डायनेस्टी पहले फल फूल रही थी गुप्ता एम्पायर के समय में। देखिए आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है लाइन वाइज, पहला है पुष्यवती, उसके बाद है नारावर्धना, राज्यवर्धना, आदित्यवर्धना, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं हर्षवर्धन, लेकिन इसके पहले के जो शुरुआत में 4 नाम हैं ये राजा नहीं थे, यह सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, जिन्हें कहा जाता है बड़े जमींदार। इनका जो काम था, इनका काम बस यही था कि कर को वसूलना और साथ में राजा को दे देना, जिस वक्त में गुप्ता एम्पायर थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है तो उसके बाद जो भारत के नॉर्थ साइड है या फिर नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर जितने भी ज़मींदार होते हैं वह अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे राजाओं का वहाँ पर उदय हो जाता है, क्योंकि जो ज़मीन होती है वह बहुत सारे भागों में बंट जाती है। लेकिन इसी के बीच में जो पुष्यवती डायनेस्टी होती है, यह अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में सबके बीच में स्थापित करती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बीच में आज हम देखेंगे जो पुष्यवती डायनेस्टी के सबसे स्टार्टिंग के रूलर होते हैं वह होते हैं प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। देखिए पुष्यवती डायनेस्टी के बारे में क्या लिखा है, हम लोग देखते हैं। पुष्यवती डायनेस्टी के बारे में लिखा है कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रहता है तो परिणाम स्वरूप नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे किंगडम या फिर बहुत सारे राजाओं का उदय हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दोस्त, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उभर कर आती है वह होती है पुष्यवती डायनेस्टी, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं हर्षवर्धन। दे वेयर फ्यूडरी ऑफ गुप्तास। गुप्ता पीरियड के समय में यह क्या होते हैं? ये फ्यूडरी होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, सामंत होते हैं, बड़े जमींदार होते हैं, जिनको वर्धन के नाम से जाना जाता है। और यह जो जब ये जमींदार थे तो इनका जो कैपिटल था, राजधानी थी, वह थानेसर थी, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र राज्य में आता है। वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यवती डायनेस्टी या फिर हर्षा डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? हमें मालूम पड़ता है 2 ग्रंथों से। एक है हर्षचरित्र और दूसरा है सीयूकी। हर्षचरित्र लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा, और सीयूकी चाइना के तीर्थयात्री जिनका नाम है ह्वेन त्सांग, उनके द्वारा लिखा गया था। ह्वेन त्सांग के एक और नाम है जिसका नाम है जुआन जांग, ये चाइना के थे। अब देखिए हम लोग प्रभाकर वर्धन को एक एक करके देखते हैं। प्रभाकर वर्धन के बाद जितने भी लोग आए हैं इंपॉर्टेंट रूलर वो उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का जो राज्यकाल या फिर शासनकाल रहा है वो 580 BC से लेकर 605 BC तक था। प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं? ये वैवाहिक संबंध बनाते हैं किसके साथ में? मौखारी जो कन्नौज में है उनके साथ में। प्रभाकर वर्धन जो थे, इनके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की थी और 2 लड़के थे। जो 2 लड़के थे उनका नाम था राज्यवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन, जो सबसे छोटे थे। और जो राज्यश्री थी, राज्यश्री की शादी कराते हैं वह अपने ही बगल के जमीन पे, जिनका नाम होता है मौखारी, जिसके राजा होते हैं ग्रहवर्मन। तो प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद जो उनके सबसे बड़े बेटे होते हैं राज्यवर्धन, वह गद्दी पर बैठते हैं। और राज्यवर्धन का जो शासनकाल है बहुत छोटा रहा है, 605 से लेकर 606 BC तक। फिर भी ये एक साल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। राज्यवर्धन क्या करते हैं? राज्यवर्धन जो थानेसर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, उस जगह को जो हर्षवर्धन के छोटे भाई होते हैं उनके हाथों में सौंप कर, हर्षवर्धन की उस वक्त उम्र 15 साल ही होती है, उनके हाथों में सौंप कर ये अभियान, विजय अभियान की ओर निकल चलते हैं। और इस बीच में वह मालवा जो है, मालवा जगह है जो मध्य प्रदेश में इस वक्त है, उसके जो किंग होते हैं देवगुप्ता, उसकी आर्मी को हराकर देवगुप्ता को मार देते हैं और उस जगह को अपने अंडर में ले लेते हैं। ओके, उसके बाद वह चढ़ाई करते हैं शशांक की ओर, जो गौड़ का राजा होता है। और गौड़ आज के मॉडर्न टाइम में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों जगहों को मिला के उस वक्त के समय में गौड़ कहा जाता है। तो गौड़ के इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो शशांक थे। यह इसकी आने की खबर जान जाते हैं और वह क्या करते हैं, वह कन्नौज पर अटैक कर देते हैं, जहां पर उनकी बहन की शादी हुई रहती है। और वह उनके बहन को अपने कब्जे में लेकर राजश्री की जो पति होते हैं उनको मार देते हैं, ग्रहवर्मन का वध कर देते हैं। और जो राजश्री हैं उनको अपने कब्जे में लेने के कारण वह राज्यवर्धन को अपने कब्जे में लेकर उनको छल से मार देते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा है वह 606 BC से लेकर 647 BC तक रहा है।
647 BC तक, 606 BC से लेकर यह क्या होता है, 606 BC पर जब राज्यवर्धन जी का वध हो जाता है, उसके बाद 16 साल की उम्र में ही राज्यवर्धन जो है वह राजगद्दी पर बैठते हैं और वह उनको अपनी बहन को छुड़ाना होता है कन्नौज से, जो अंडर में होती है शशांक के गौड़ के रूलर के अंडर में। तो वह सहायता लेते हैं कामरूपा रूलर का, जिसका नाम होता है भास्कर वर्मन। कामरूपा जो है, कामरूपा आज के प्रेजेंट टाइम में जो आपको दिखाई देता है असम, बंगाल और भूटान, यह तीनों जो जगह हैं, इन 3 जगहों को मिलाकर कामरूपा किंगडम था, जिसके इम्पोर्टेंट रूलर थे भास्कर वर्मन। तो इनकी हेल्प लेते हैं, इनके हेल्प को लेकर यह क्या करते हैं, कन्नौज से अपनी बहन को छुड़ाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कन्नौज पे लड़ाई करते हैं। शशांक तो बच निकलता है, लेकिन वह कन्नौज को अपने राज्य में थानेश्वर में ऐड कर लेते हैं। मालवा भी ऐड हो गया। अब उसके बाद यह कन्नौज सब्सिक्वेंटली कम अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ पुष्यवती डायनेस्टी, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, लेटर हर्षवर्धन ऑल्सो डिप्यूटेड शशंका। लेकिन इसके बाद वह क्या करते हैं, वह शशंका से फिर से लड़ते हैं और उसके अंडर में जो गौड़ किंगडम था और साथ ही साथ जो उड़ीसा का किंगडम था उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं, उसे हराकर। और ये कहा जाता है कि यह सबसे लास्ट ग्रेट हिंदू किंग थे इंडिया के। हर्षवर्धन जो थे वह शिव की पूजा करते थे और साथ ही साथ वह बुद्धिज़्म को भी सपोर्ट करते थे। अपने बहन के रिक्वेस्ट के कारण ये क्या करते हैं, ये कन्नौज के किंग बनते हैं और उसे अपना कैपिटल बनाते हैं अपने पूरे राज्य के बीच में। और ऐसा कहा जाता है कि हिंतुशांग जो चाइना के तीर्थयात्री थे, वह उन्हें महायान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, ये कुषाण एम्पायर में हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुषाण एम्पायर के अंडर में हुआ था। और ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था बुद्धिज़्म, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था महायान और हीनयान में। महायान हीनयान में फ़र्क तक क्या था, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कुषाण एम्पायर के अंडर में हुआ था पाटलिपुत्र में। तो महायान क्या था, महायान क्या करते थे, ये बुद्ध को भगवान मानकर उसकी पूजा करते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे। और जो दूसरा पार्ट था हीनयान, यह बुद्ध के सिद्धांतों की पूजा, बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। तो ये है जो बुद्ध के 2 पार्ट हैं, महायान हीनयान। इनमें से महायान बुद्धिज़्म को जो है हर्षवर्धन अपनाते हैं। हर्षवर्धन अपने समय में जानवरों की हत्या करना निषेध करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन को आज के समय में या फिर तब के समय में लॉर्ड ऑफ नॉर्थ कहा जाता था, उत्तर की ओर का भगवान कहा जाता था। उन्होंने अपने समय में मालवा को जीता, मालवा को राज्यवर्धन ने जीता था और उड़ीसा को जीता। और इसके साथ ही साथ उन्होंने साउथ इंडिया की ओर भी अभियान चलाया, विजय अभियान। लेकिन पुलकेशिन नाम का जो राजा था, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया। हर्षवर्धन ने अपने समय काल में 3 किताबें लिखी, जिनका नाम है नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन जिन्होंने जो अपना साम्राज्य फैलाया था, कहाँ से कहाँ तक फैलाया था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम के साइड में अपना साम्राज्य पूरा अंतिम छोर तक, भारत के अंतिम छोर तक फैला दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने पूरब की ओर कामरूपा नाम की जो जगह है, कामरूपा के अंडर में कौन कौन सी जगह आती थी, वो आती थी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। और साउथ साइड में नर्मदा रिवर की जगह तक फैला दिया था। नर्मदा रिवर को आज के समय में एक और नाम से कहा जाता है रिवर को, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन है। तो मध्य प्रदेश गुजरात तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, यह जो है ये पूरा हर्षवर्धन का साम्राज्य है, आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर्षवर्धन के समय में 2 असेंबली हुआ था, 2 समितियाँ हुई थी, 2 संगीति हुई थी। तो उन 2 संगीतियों में, ये 2 संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये 2 संगीतियाँ जो है कन्नौज में एक हुआ था और दूसरा प्रयागराज में। इसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, प्रयागराज कहा जाता है। तो देखिए कन्नौज असेंबली के बारे में क्या लिखा है। कन्नौज असेंबली के बारे में लिखा गया है कि इसकी अध्यक्षता हिंतुशांग ने की थी, जो चीन के तीर्थयात्री थे। इसके अंडर में 20 राजा लोग और 1000 स्कॉलर जो नालंदा यूनिवर्सिटी से आए थे और साथ ही साथ 3000 ब्राह्मण लोग इस संगीति में अटेंड किए थे। और इसमें बहुत सारे जैन लोग भी अटेंड किए थे, जो कन्नौज में हुआ था। हिंतुशांग जो है ये बताते हैं कि महायान बुद्धिज़्म जो है वह सबसे सर्वोपरि है सब में। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक दंगा भी भड़कता है, जिसमें हर्षवर्धन को मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन हर्षवर्धन बच जाते हैं। और प्रयागराज असेंबली में क्या होता है, यह 75 दिनों के लिए हुआ था और यह हर 5 साल में एक बार होता था। इसमें क्या होता था, इसमें राजाओं के द्वारा लोगों को बुलाया जाता था और इसमें
ह्युन त्सांग इनवाइटेड हुए थे हर्षवर्धन के राजा के द्वारा। और इसमें हर्षवर्धन ये लिखते हैं कि हर्षवर्धन जो थे वह एक्चुअली क्या करते थे प्रयागराज असेंबली में, वह जो राजकोष होता था, जो राजा का धन होता था, उसको पूरे लोगों के बीच में बांट देते थे। तो यह इनके बारे में बतलाया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो हर्षवर्धन थे वो बहुत ही दानवीर थे। ह्युन त्सांग के बारे में बार बार बात आ रही है, तो इसके बारे में हम लोग जान लें। ह्युन त्सांग ने एक बुक लिखी थी सीयू की, जिसके में हर्षवर्धन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मालूम पड़ती है। ह्युन त्सांग के अनुसार उस वक्त में दहेज और सती सिस्टम बहुत ही प्रचलन में था, और जो विधवा थी उनकी शादी वापस नहीं होती थी। यहाँ पे विंडो लिखा है, विंडो नहीं वीडो होना चाहिए। और शूद्र जो थे, जो 4 वर्ण सिस्टम थे, 4 कास्ट सिस्टम, उसमें शूद्र जो थे वो सिर्फ खेती करते थे। और उस वक्त में लेन देन और सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया था। राजनीतिक और राजनयिक मामलों में बहुत ढील आ गई थी। और यहाँ पे लिखा है जो ज़मीन की व्यापार थे या फिर ज़मीन का जो लेन देन था वो बहुत पॉपुलर था। और उस समय में अगर कोई चोर पकड़ा जाता था तो उसको बहुत ही कठोर दंड मिलता था। और ये भी कहा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि ह्युन त्सांग की जो बुक थी सीयू की, उसमें कुंभ मेला के बारे में फर्स्ट रिटन एविडेंस हमें मिला है। तो यह आपके सामने पूरा हर्षवर्धन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में पूरे बतलाए गए हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।